GM executives have made announcements over the past several years touting the car maker's commitment to an all-electric future. जहां पूरी दुनिया को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी ही फ्यूचर है, वहीं टोयोटा आज पूरी ईवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का चैलेंज कर रहा है अपनी नई टेक्नोलॉजी के दम पे। तो ये अनोखी टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे काम करती है, इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि टोयोटा ही वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया को लीन मैन्युफैक्चरिंग और जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि न सिर्फ आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लेकिन लगभग हर इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करता है। तो पहले कहानी में थोड़ा पीछे चलेंगे और टोयोटा की हिस्ट्री समझेंगे। लेकिन अगर आपको ये हिस्ट्री पहले से पता है तो आप इस पार्ट को स्किप करके सीधे इस टाइमलाइन पे जाओ और फिर बाकी वीडियो देख सकते हो कि कैसे टोयोटा ईवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहता है। तो बात है 1937 की, जब जापान के रहने वाले किचिरो टोयोडा ने कंपनी की शुरुआत की। लेकिन 2 ही साल बाद यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। जापान की कंडीशन बद से बदतर होने लगी और जहां लोगों के पास खाने और जीने के पैसे नहीं बचे थे, वहीं टोयोटा को पूरी कंपनी को जिंदा रखना था। इनफैक्ट उस समय मेटल रिसोर्सेज की इतनी कमी हो गई थी कि न जाने कितनी गाड़ियों के मॉडल्स में तो एक ही हेडलाइट और ब्रेक सिर्फ एक ही पहिए की तरफ लगाए जाने लगे और फैक्ट्री की भी हालत खराब होने लगी। इसीलिए कुछ टाइम बाद टोयोटा फैमिली से कुछ लोग गए मिशिगन में मौजूद फोर्ड की फैक्ट्री में, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जिस साल टोयोटा लगभग 11,000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्ड कैसे 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस कर पा रहा है। और वहां जाने के बाद उन्होंने फोर्ड की प्रोडक्शन लाइन को बहुत ही बारीकी से समझा और देखा कि वहां पे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को काफी यूज किया जा रहा है। लेकिन टोयोटा के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो उन वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर पाए। लेकिन अब उसी प्लांट में टोयोटा फैमिली ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि वहां कार्स की प्रोडक्शन डिमांड फॉरकास्टिंग के बेस पे हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन इस बात पर निर्भर कर रही थी कि भैया फ्यूचर में फोर्ड की कितनी गाड़ियां बिक सकती हैं। तो फोर्ड पहले से उन गाड़ियों को बना के अपने स्टॉक में रख लेता था और जैसे ही कोई कस्टमर डिमांड आया तो गाड़ी कस्टमर के पास तुरंत पहुंच जाती थी और कस्टमर को बहुत वेट नहीं करना पड़ता था। अब आपको लग रहा होगा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन फोर्ड फैमिली को इसमें 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स दिखी। सबसे पहला था ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से काफी गाड़ियों को स्टॉक करना पड़ता था और उसके लिए काफी जगह चाहिए होती थी। और तो और अगर आप ये प्रोडक्शन बैंक से लोन लेकर कर रहे हो तो जरा सोचो, आप उन गाड़ियों पर भी हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हो जो अभी तक बिकी नहीं है लेकिन आपकी स्टॉक यार्ड में यूं ही खड़ी है। दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने देखा मार्जिन ऑफ एरर में। अब क्योंकि बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोर्ड को अपने प्रोसेसेस काफी फास्ट रखने थे, तो वो क्या करते थे, अपनी प्रोडक्शन लाइन को कभी रोकते नहीं थे। इनफैक्ट अगर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट भी हो जाए तब भी उसे बस मार्क करके आगे कर दिया जाता था ताकि बाकी गाड़ियां डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इसकी वजह से काफी एक्स्ट्रा लेबर्स को हायर करना पड़ता था जो बाद में बैठ के इन एरर्स को मिटिगेट कर रहे होते थे। अब ये दोनों प्रॉब्लम फोर्ड के लिए बहुत मेजर पॉइंट इसलिए नहीं थे क्योंकि इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए फोर्ड के पास ऑलरेडी काफी कैपिटल मौजूद था, लेकिन टोयोटा के पास ये प्रिविलेज उस समय नहीं था। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी के बाद टोयोटा ने निकाला कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम का, जिसमें 2 एस्पेक्ट थे। सबसे पहला कि प्रोडक्शन उतना ही करेंगे जितना सेल्स होगा। जैसे अगर शोरूम पे जाके विधायक जी ने 5 फॉर्च्यूनर्स का ऑर्डर दे दिया तो अब ये डेटा सीधा चला जाएगा फैक्ट्री में कि 5 फॉर्च्यूनर्स बिक गए, तो फैक्ट्री में क्या होगा, सिर्फ 5 ही फॉर्च्यूनर्स का प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर में लगने वाले जितने भी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होंगे जो कहीं से मंगाने होंगे या बनाने होंगे, वो भी सिर्फ 5 ही फॉर्च्यूनर्स के हिसाब से ही बनाए या मंगाए जाएंगे। और दूसरा एस्पेक्ट था मार्जिन ऑफ एरर को लेके कि भले ही हमारी प्रोडक्शन लाइन को थोड़ा धीरे करना पड़े, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी उसे उसी समय मिटिगेट किया जाएगा, कोई भी चीज बाद के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। और ये मामूली से लगने वाले आइडिया ने उसी समय कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा दिए। कहने का मतलब टोयोटा ने हमेशा अपनी R&D पे काफी ध्यान दिया है और इसी R&D का नतीजा है कि आज वो अपनी इस टेक्नोलॉजी के दम पे ईवी इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा है। अब लोगों के दिमाग में ईवीज क्यों आए थे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, राइट? लेकिन शायद ऐसा नहीं है। और तो और नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के हिसाब से तो एक ईवी कार रोड पे आने से पहले ही 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही एटमॉस्फेयर में एमिट कर चुका होता है। तो इसके ही सोल्यूशन के साथ अब टोयोटा ने कहा है कि भैया अब हमने बनाया एक ऐसा इंजन जो हाइड्रोजन से चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय पानी रिलीज करेगा। लेकिन अब इससे पहले कि आप भावुक हो जाओ, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन इंजन का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। दरअसल 1966 में ही जनरल मोटर्स कंपनी ने हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली अपनी पहली कार इलेक्ट्रो वैन नाम से निकाली थी। लेकिन अब इसका हुआ क्या, एक दिन वो खुद ही फट गई।
और क्यों? क्योंकि उसमें लगाए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे वो लीक करते थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी। दरअसल उस कार का पूरा इंजन सेटअप इतना कॉम्प्लेक्स और बल्कि था कि भले 7 सीटर जितना स्पेस होने के बावजूद उस कार में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। वैसे इस मामले में हमारा इंडिया बहुत आगे, यहाँ पे 2 सीटर में ही 7 लोग घुमाते हैं। तो खैर, अब अगर आज सेफ्टी की बात करें तो वो टोयोटा ने कैसे इंश्योर किया है। दरअसल पहले लीकेज की प्रॉब्लम इसलिए हुआ करती थी क्योंकि जिन सिलेंडर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखा जाता था वो बने होते थे स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसीलिए इस मटेरियल को अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है कार्बन फाइबर से, जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 गुना से भी ज्यादा की है। और इसको इंजन में यूज करके अभी नहीं, 2014 में ही इन्होंने एक कार लॉन्च की थी, टोयोटा मिराई। लेकिन वो भी मार्केट में कुछ खास सक्सेस हुई नहीं क्योंकि उसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला था फ्यूल सेल की इनएफिशिएंसी। अब यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो इंजन था ये एक तरह का ईवी ही था, बस इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से की जाती थी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि इसमें एनर्जी कन्वर्जन 2 प्रोसेस से होकर गुजरते थे, तो जहां टोयोटा मिराई की एफिशिएंसी 33% तक आती थी, वहीं एक नॉर्मल ईवी 70 to 90% तक की एफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाती थी। दूसरा प्रॉब्लम था कॉस्ट। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना काफी एक्सपेंसिव है और इसी वजह से इन गाड़ियों को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। इनफैक्ट एक टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट को जहां सेटअप करने की कॉस्ट $10,000 है, वहीं एक हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को सेटअप करने की कॉस्ट लगभग $2 मिलियन है। बट अब की बार टोयोटा ने यामाहा के साथ मिलकर हाइड्रोजन V8 इंजन बनाया है, जो एक ईवी की तरह काम नहीं करता, बल्कि जिस तरह हमारे नॉर्मल कंबशन इंजन्स डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, वैसे ही अब ये इंजन चलेगी हाइड्रोजन से। और जिस तरह हमारे नॉर्मल कंबशन इंजन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही अब ये इंजन रिलीज करेगी पानी। और इसीलिए अब अगर हमें इन्हें कंपेयर करना होगा तो हम इसे किसी नॉर्मल ईवी से कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक नॉर्मल कंबशन इंजन से करेंगे। तो जहां एक नॉर्मल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी आती है लगभग 20% तक की, वहीं ये इंजन्स आपको 50% तक की एफिशिएंसी दे सकते हैं। है ना कमाल की चीज? लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना काफी डेंजरस हो सकता है, और इसी के लिए जापान के रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है। उन्होंने कहा है कि देखो, अब हम हाइड्रोजन को कहीं से टांग के नहीं लाएंगे, हम हाइड्रोजन को वहीं फ्यूल स्टेशन पे ही प्रोड्यूस करेंगे फोटो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, जो एक्चुअली हाइड्रोजन प्रोडक्शन का प्राइस बहुत कम कर सकता है। अब मेजर 4 वो रीजन जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि सच में ये जो टेक्नोलॉजी है वो ईवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की पोटेंशियल रखता है। जिसमें पहला रीजन है कि ईवीज की बैटरी बनाने में लिथियम आयन और निकल जैसे रेयर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वहीं हाइड्रोजन की हमारे पास कोई कमी नहीं, ये अबंडेंस में है हमारे पास। दूसरा रीजन है कि जहां एक लिथियम आयन बैटरी -140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर झेल सकती है, वहीं एक हाइड्रोजन इंजन -435 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर झेल सकता है। इसका मतलब ठंडे इलाकों में ये ज़्यादा प्रेफर्ड होंगी। तीसरा पॉइंट है रेंज। जहां एक ईवी अपनी फुल कैपेसिटी में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है, वहीं हाइड्रोजन इंजन अपनी फुल कैपेसिटी में लगभग 600 किलोमीटर की रेंज तय कर सकता है। और अगर आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, वो है रिफ्यूलिंग। जहां एक ईवी को पूरा रिफ्यूल करने में लगभग 8 से 40 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ द बैटरी, वहीं हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग कुछ मिनटों में हो सकती है। तो बस अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सच में ईवी इंडस्ट्री को इस टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट किया जा सकता है या नहीं। वैसे आप क्या सोचते हो? बाकी अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे किसी ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।